नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों इसके पूर्व भी मैंने द्वितीयः पाठः प्रयागः यूपी बोर्ड कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका का यह पाठ एक बार पढ़ाया है, तो उसमें कुछ गले में खराबी होने के कारण मैंने इसको आधे में ही वीडियो को छोड़ दिया था। तो आज हम लोग इसके तीसरे पैराग्राफ या नहीं चौथे पैराग्राफ से आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरे पैराग्राफ तक की वीडियो या तीसरे पैराग्राफ तक का हिंदी अनुवाद पिछली वीडियो में क्लियरिटी के साथ आया होगा और आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपने इस वीडियो को प्रारंभ करता हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चौथे पैराग्राफ से देखिए, गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूंसी अत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति। गंगायाः पूर्वम, गंगा के पूर्व दिशा में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुरवसः, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी अत्याधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। गंगा की पूर्व दिशा में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इस अत्याधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्या अक्षुण्यैव। यस्य माने जिसकी, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा, अद्यापि माने आज भी, विदुषाम माने विद्वानों, महात्मा नाम च और महात्माओं के, स्थित्या माने होने से, अक्षुण्यैव अक्षुण्ण बनी हुई है। फिर से देख लीजिए, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के स्थित होने से अक्षुण्ण ही बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थित्योः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्यो निरीक्षणं दुष्कर विज्ञाय तयोः मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहवच्चास्य रक्षणाय विशालं बंधम अपि अकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नाम के दो समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर उन दोनों के मध्य में प्रयाग में गंगा और यमुना के चारों ओर एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहवच्चास्य, गंगा की लहरों से रक्षा के लिए विशाल बंधम अपि अकारयत्, विशाल बांध का भी निर्माण कराया। यो अद्यपि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर के
और गंगा के, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य में सीमा की तरह स्थित है। अयम एव प्रयागस्य नाम, इसी का प्र अयम एव प्रयागस्य नाम, और इसी और इन्हीं के द्वारा, अयम एव और इन्हीं के द्वारा, प्रयागस्य प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य अपने, इलाही धर्मानुसारेण इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इति अकरोत्, इलाहाबाद ऐसा किया। अयम एव और इनके द्वारा ही, प्रयागस्य इनके द्वारा ही अर्थात इनके द्वारा, अकबर के द्वारा, अयम एव मतलब इनके द्वारा ही या अकबर के द्वारा ही, प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा रख दिया या ऐसा कर दिया। इत्य अकरोत ऐसा किया। फिर से देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा अर्थात अकबर के द्वारा ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा कर दिया गया। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्या च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। यह दुर्ग या यह किला अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ अर्थात मजबूत, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किला अत्यधिक विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकः चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम् एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद नामक चंद्रशेखर अर्थात आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पावन भूमि से उठकर आंदोलन का संचालन किए और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि से उठकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिः च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की तो यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल की तो यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा
देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत्तः माने चारों ओर से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत या विविध विद्याओं में निपुण, विद्वद्वर्ण्यैः माने विद्वानों के द्वारा वर्ण की जाने वाली, उपशोभितः च अत्यंत सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल की नवीन रूप की तरह सुशोभित होती है। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रभाषाएं हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों द्वारा घिरा हुआ, विविध विद्याओं में निपुण, विद्वानों के द्वारा वर्ण किए जाने वाला, अत्यंत सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज की प्राचीन गुरुकुल की नवीन रूप की तरह सुशोभित होता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं अनेकों हजारों की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत, विद्वानों के द्वारा स्वीकृत और सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज की प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित होता है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम एवं न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करने वाले की तरह न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करने वाले की तरह उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य, उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। फिर से देख लीजिए, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों को न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। आगे की पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र है। इस प्रकार यह प्रयाग क्या है? गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र है और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने भी सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का यह केंद्र है और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्रपत्न्योः जलसन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयः तनोत्यजां नास्ति शरीरबन्धः।
महाकवि कालिदास ने क्या सत्य ही कहा है। फिर से इसका वाचन करते हैं। समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयः तनोत्यजाम्नास्ति शरीरबन्धः। कालिदास सत्य ही कहते हैं कि समुद्र की पत्नियों के जल में शरीर को स्नान करके पवित्र करने वाले, तत्वावबोधेन बिना, तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना भी, तनुत्यजाम न अस्ति शरीर बंधः। तनुत्यजा माने इस शरीर को त्याग कर इस शरीर के बंधन में नहीं बंधते हैं। समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में सन्निपाते स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करने वाले, तत्वावबोधेन बिना, तत्व के ज्ञान के बिना भी इस शरीर को छोड़कर या यहाँ पर अपने शरीर को छोड़कर शरीर के बंधन में नहीं बंधते, अर्थात बार बार जन्म नहीं लेते, अर्थात उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बार बार उन्हें इस शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। फिर से देख लीजिए। समुद्र पत्नियों अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती। समुद्र की पत्नियां कौन हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की पत्नियों के जल में स्नान करके, पूतात्मनाम अत्र किलाभिषेकात्, अपने शरीर को पवित्र करके, तत्वावबोधेन बिना, तत्व का अवबोध किए बिना भी या तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना भी इस शरीर को त्याग कर बार बार इस शरीर के बंधन में नहीं बंधते। जो मनुष्य इस समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करके तत्व के ज्ञान के बिना भी या तत्व के बोध के बिना भी इस शरीर को छोड़कर इस शरीर के बंधन में नहीं बंधते हैं, अर्थात यहाँ पर अपने शरीर को त्याग कर बार बार इस शरीर रूपी काया में जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात वह शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें बार बार शरीरी नहीं होना पड़ता, अर्थात शरीर नहीं धारण करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आज का यह पाठ पूर्ण हुआ और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कुछ न समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जिन बच्चों को कहीं भी कोई भी शब्द में कष्ट की अनुभूति हुई हो तो वे उन शब्दों को अंडरलाइन कर लेंगे और हमसे दोबारा अवश्य कमेंट करके उन शब्दों के विषय में पूछेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हों। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।